नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देवभूमि समाचार में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। उत्तराखंड देश का पहला राज्य बनने जा रहा है जो सबसे पहले यूसीसी कानून लाने जा रहा है। 30 जून से पहले इसका पूरा लेखा जोखा सरकार को ड्राफ्ट के रूप में सौंपा जाना है। की जाएगी। हलाला और इद्दत पर रोक लगाई जा सकती है। बगैर रजिस्ट्रेशन किसी भी सरकारी सुविधा का लाभ नहीं मिल पाएगा। वहीं पति पत्नी दोनों को तलाक के समान अधिकार दिए जाएंगे। साथ ही जनसंख्या नियंत्रण की भी बात इस कानून में की जा सकती है। वहीं इसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड सरकार का यह संकल्प है कि प्रदेश में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू किया जाए। यही वजह है कि सरकार के गठन के बाद ही यूसीसी का मसौदा तैयार करने के लिए कमेटी गठित किया गया। हालांकि पिछले 1 साल के भीतर कमेटी ने यूसीसी के लिए लगभग मसौदा तैयार कर लिया है। ऐसे में उम्मीद है ये कमेटी 30 जून तक ड्राफ्ट को तैयार कर शासन को सौंप देगी, जिसके बाद इसे उत्तराखंड राज्य में लागू कर दिया जाएगा। यूसीसी हमारा संकल्प है और हमने उत्तराखंड के अंदर सरकार का जो पहला निर्णय, हमारा ये नई सरकार के गठन होने के बाद जो पहला निर्णय हमने लिया था कि हम यूसीसी के लिए कमेटी का गठन करेंगे और 1 साल तक कमेटी ने अपना काम पूरा करने की दिशा में काफ़ी बढ़ गए हैं। 30 जून तक उन्होंने कहा है कि वो उसकी रिपोर्ट सौंप देंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये यूसीसी का जो मॉडल है, ये मॉडल अपने आप में एक सभी के लिए आगे आने वाले समय में मॉडल बनेगा और उत्तराखंड हम इसको लागू करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। और मैं बार बार कह रहा हूँ कि हमने इसकी शुरुआत की है। हम भारतवर्ष के अन्य राज्यों से भी सभी से अपेक्षा करेंगे कि सभी राज्य इस दिशा में आगे बढ़ें और समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए दिशा के लिए कदम उठाएं। वहीं इस पर जहां बीजेपी का कहना है कि धामी सरकार अपना संकल्प पूरा कर रही है, तो वही इसको लेकर बीजेपी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट बनकर तैयार है और मुझे बताते खुशी बहुत जल्दी वो ड्राफ्ट सरकार को प्राप्त हो जाएगा और उत्तराखंड पहला राज्य बनेगा जहां समान नागरिक संहिता को हम लोग लागू करने वाले राज्य के रूप में होंगे। ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि संविधान में लिखा हुआ है कि समय आना चाहिए जब देश के अंदर समान नागरिक संहिता बने। उस उद्देश्य के साथ हमारा राज्य पुष्कर धामी जी के नेतृत्व पहला राज्य देश का बन रहा है जहाँ सबके लिए कानून बने। और इसके लिए हमने शुरू से ही सामाजिक संगठनों से, आम जनता से, राजनीतिक दलों से हमने राय शुमारी की है और उसी आधार पर ये लागू होगा। और ये भी बताते खुशी है कि देश की पार्लियामेंट भी इसे भविष्य में संज्ञान ले और देश में ये कानून लागू हो तो भारत का भारतत्व एक संविधान के अंदर दिखाई देगा। देखिए धारा 370 और कॉमन सिविल कोड ये भारतीय जनता पार्टी के आज से नहीं जन्मजात मुद्दे हैं। जब से भारतीय जनता पार्टी बनी है तब से इन मुद्दों पर इनकी चर्चा रही है और इन्होंने कहा है कि हम ये काम करेंगे। अगर आज वो काम कर रहे हैं
तो वैसे तो राज्य सरकार को कोई अधिकार नहीं है समान नागरिक संहिता लाने का। अगर भारतीय जनता पार्टी ईमानदार होती, संवेदनशील होती, अगर वो समान नागरिक संहिता लाना चाहती तो भारत सरकार लाती। वो तो केंद्र का कानून है, तब माना जाएगा। अब राज्य में अलग अलग राज्यों में आप उसको लाना चाह रहे हैं। अलग अलग राज्यों की अपने अपनी विषम भौगोलिक, धार्मिक, राजनीतिक परिस्थितियां हैं। आप क्या बनाएंगे, देखते हैं किस तरह का ड्राफ्ट सरकार लाती है, क्या पब्लिक डोमेन में आता है, उसके बाद उसमें और भी चर्चा करेंगे। बहरहाल बीजेपी यूसीसी कानून को लेकर जहां सरकार की पीठ थपथपा रही है, तो वहीं कांग्रेस बीजेपी पर आरोपों की बौछार कर रही। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिर इस कानून में सरकार किन किन नियमों को शामिल करती है और इससे जनता को कैसे लाभ मिलता है। देखने वाली बात ये भी होगी क्या सरकार के इन कानून को लागू करने के बाद हलाला, 3 तलाक जैसी घटनाओं पर लगाम लगती है या नहीं। अभय कैतुरा, इंडिया वॉइस, देहरादून। हरिद्वार विधायक मदन कौशिक पर बोलते हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा ये बात तथ्यहीन है और ऐसे सवालों का वो जवाब नहीं देते। उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस रुड़की और हरिद्वार से पूरी तरह साफ हो चुकी है। उन्होंने कहा ये कांग्रेस के बेबुनियादी आरोप हैं। आने वाले कुछ महीने में कांग्रेस को और झटके लगेंगे। तथ्यहीन आरोपों का मैं कोई जवाब नहीं देता हूं। और हमारे अगर ऐसा है तो पूरा रुड़की हरिद्वार के तो कांग्रेस बची नहीं आज की तारीख में। और अभी 2-3 महीनों के अंदर और बड़ा चमत्कार आपको सुनाई देगा। इसलिए कांग्रेस अपने आंतरिक विषयों को समझे, हमारे विषयों पर ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। उत्तराखंड प्रदेश में आने वाले 6 महीने तक सरकारी कर्मचारी की छुट्टी रोकने के आदेश जारी हुए हैं, जिसको लेकर उत्तराखंड के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि गुजरात में जो हालात देखने को मिले वो हालात उत्तराखंड में ना मिले, इसलिए सरकार ने फैसला लिया है। इसके साथ ही पहाड़ों में इससे पहले भी आपदा आई है। कर्मचारी सरकार का तंत्र होते हैं और ऐसे वक्त पर वो सरकार की पूरी मदद करते हैं, इसलिए सरकार की तरफ से ऐसे फैसले लिए गए हैं। लोकतंत्र में सरकारी कर्मचारियों के माध्यम से ही चलता है। इसलिए या तो कांग्रेस के नेतृत्व को ये जानकारी नहीं है। आखिर सरकार ने अपने जो वेतनभोगी कर्मचारी हैं सबको, जो हमारा अभी जो मानसून का समय आएगा तो उस समय पहाड़ों के अंदर प्रदूषित में आपदा आने की संभावनाएं रहती हैं। हर डिपार्टमेंट की सहयोग की आवश्यकता होती है, इसलिए सरकारी निर्णय लेगी। लेकिन इसके पीछे का भाव भी समझना पड़ेगा कि एक और जहाँ हम अपने राज्य को सुरक्षित रखना है। कभी गुजरात के अंदर जो घटना हुई है, काफ़ी इतना बड़ा तूफान आने के बाद, ऐसी किसी प्रकार का उन्होंने राज्य के अंदर न हो, इसलिए इस प्रकार के निर्णय लिए जाते हैं और सरकार का निर्णय जनता के हित में है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विद्युत विभाग के साथ समीक्षा बैठक की, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी ने यूजीवीएनएल को न्यायालयों में लंबित पड़े मामलों को सिर्फ निस्तारण के निर्देश दिए, तो वहीं यूपीसीएल को राज्यों में विद्युत चोरी पर सख्त कार्रवाई के लिए विजिलेंस की टीमों को सक्रिय करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही सीएम धामी ने पिटकुल को अपने सब स्टेशनों के क्षमता बढ़ोतरी के कार्य को वक्त पर पूरा करने को कहा। वही अधिकारियों को साफ तौर पर कहा कि हाइडल प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के लिए ऑनरशिप लें और प्रोजेक्ट्स को निर्धारित वक्त पर पूरा करने के लिए समर्पित होकर कार्य करें। उत्तराखंड कृषि के मंत्री गणेश जोशी ने कृषि विभाग की समीक्षा बैठक ली। समीक्षा बैठक में कृषि सचिव और अपर सचिव समेत कृषि विभाग और उद्यान विभाग से संबंधित सभी आला अधिकारी मौजूद रहे। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने बैठक की जानकारी देते हुए बताया कि केंद्र सरकार की कई योजनाओं को लेकर समीक्षा की गई। राज्य में मौसम की मार से कितना किसानों को नुकसान हुआ है, किसानों के मुआवजे को लेकर अभी तक क्या कार्य हुए, इन सभी मुद्दों पर चर्चा की गई।
कृषि व हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में कई योजनाएं भारत सरकार के माध्यम से चल रही हैं। उन योजनाओं की क्या प्रगति हुई, कभी पीछे में प्रगति की, क्या उसका 100% पैसा खर्च हो गया, अगर नहीं और कहीं कुछ नहीं खर्च हुआ तो उसका क्या कारण है, वो मुद्दे को लेकर ये बैठक मैंने रखी है। उद्यान निदेशक एच.एस. बबेजा को निलंबित कर दिया गया है, जिसके बाद कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि सचिवालय में अभी भी कुछ ऐसे अधिकारी हैं जो कार्यों को लटकाने का काम करते हैं। कृषि मंत्री ने कहा कि उनकी तरफ से अधिकारियों के इस शैली पर नाराजगी भी व्यक्त की गई थी, जिसके बाद उन्होंने खुद मुख्यमंत्री से बात की और उसके बाद उद्यान निदेशक के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई हुई। कृषि मंत्री ने कहा कि ये कोई पहला मामला नहीं था कि अधिकारियों ने टाल मटोल वाला रवैया अपनाया, बल्कि अब आने वाले दिनों में सरकार की तरफ से और शक्ति जाएगी ताकि अधिकारियों और कर्मचारियों की तरफ से अपनी कार्यशैली को बदला जाए। अब क्योंकि अब काम हो गया, हम टिप्पणी करना ठीक नहीं समझता, लेकिन क्योंकि जब 3 महीने तक जब पत्रावली घूमती रही तो मुझे विवश होकर 22 घंटे का जाना पड़ा और मुख्यमंत्री जी ने उसी समय उसमें आदेश कर दिए। केंद्रीय उद्योग मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे ने शुक्रवार को भारी उद्योग मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति की 7वीं बैठक ली। मसूरी में हुई इस बैठक में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में हिंदी विश्व फलक पर स्थापित हो गई है। प्रधानमंत्री वैश्विक मंच पर अपनी बात हिंदी में रखते हैं, जिससे विश्व स्तर पर हिंदी की प्रचार प्रसार हुआ है और अब सरकारी कामकाजों में हिंदी का उपयोग लगातार बढ़ रहा है। भारत के संविधान में राजभाषा नियमावली के तहत हर विभागों में हिंदी समितियां बनाना आवश्यक है और इसी नाते विभाग के अंदर एक उच्च स्तर पर हिंदी सलाहकार समिति जिसकी ये बैठक संपन्न हुई है, जिसमें हमारे भारी उद्योग मंत्रालय के सभी उपक्रमों ने अपनी रिपोर्ट दी। हिंदी के बेहतर काम में उन्होंने अपना योगदान दिया है और आगे और कैसे हिंदी के और क्षेत्रीय भाषाओं सबको कैसे बल दिया जाए, इस पर चर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत सरकार में 9 साल पूरे होने पर बीजेपी की तरफ से महा जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में धर्मपुर विधायक विनोद चमोली ने देहरादून के एक निजी होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने सरकार के सहयोग से चल रहे तमाम विकास कार्यों को गिनवाया। उन्होंने कहा कि केंद्र में मोदी सरकार और प्रदेश में धामी सरकार से देश की जनता संतुष्ट है। साथ ही विनोद चमोली ने आत्मविश्वास दिखाया है कि 2024 लोकसभा चुनाव में निश्चित तौर पर पूर्ण बहुमत से नरेंद्र मोदी की सरकार बनने जा रही है। दरअसल 2024 लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी बूथ स्तर पर तैयारियों में जुट गई है। तो तैयारियां हो रही हैं, बीजेपी जनसंपर्क अभियान चला रही है। उनका कहना है कि लोगों को बताया जाएगा मोदी सरकार के 9 साल पर अभियान चलाया जा रहा है और 9 साल में किस किस प्रकार से काम किया है, ये सारी उपलब्धियां भारत सरकार की जनता को बीजेपी के कार्यकर्ता गिनाएंगे। काम हो रहा है, लेकिन मोटे मोटे तौर से कुछ बड़े कामों का अगर मैं जिक्र करूं तो सबसे पहले बाईपास का काम जो बहुत समय से लंबित पड़ा हुआ था, आज वो लगभग कंप्लीशन पर आ रहा है। वहाँ पर बहुत तेज़ी से काम चल रहा है। तो जो भी उसमें बाधाएं रही, विधायक बनने के बाद उन बाधाओं को दूर करके हम लोग बाईपास का काम कर पाए हैं। इसी प्रकार से आरओबी का काम है, जो आपका भंडारी बाग से लेके और रेस्ट कैंप की तरफ आरओबी बन रहा है, वो भी बहुत लंबे समय से लंबित था और कहीं रेलवे के कारण वो पिछड़ता था तो कहीं प्रदेश सरकार के कारण पिछड़ता था। तो दोनों का समन्वय बनाकर उन बाधाओं को दूर करके आज आरओबी का भी काम आगे बढ़ रहा है और लगभग 1.5 साल के अंदर भी कंप्लीशन की ओर है, वो हम लोगों ने किया। इसी तरह से 6 वार्डों के अंदर 600 करोड़ की लागत से सीवरेज का काम, ड्रेनेज का काम, पेयजल का काम और सड़क निर्माण का काम इस समय हमारा बहुत तेजी से। कर्णप्रयाग के डॉक्टर शिवानंद नौटियाल राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय कर्णप्रयाग में स्वच्छता हफ्ते के तहत शनिवार को स्वच्छता रैली का आयोजन किया गया,
जिसमें महाविद्यालय से देवतोली मुख्य बाजार तक एक भारत स्वच्छ भारत नमामि गंगे के तहत जन जागरूकता रैली का आयोजन किया गया, जिसमें छात्र और छात्राओं ने बैनर पोस्टर स्लोगन के जरिए आम जनता को पर्यावरण को लेकर जागरूक करने की कोशिश की है। कर्णप्रयाग के नगर पंचायत थराली की तरफ से राड़ीबगड़, ट्रेजरी समेत आसपास के इलाकों में सफाई अभियान चलाया गया। नगर पंचायत अध्यक्ष टंकण कौशल ने बताया कि स्वच्छता अभियान के तहत नगर पंचायत की तरफ से थराली में सफाई अभियान चलाया गया और लोगों से भी साफ सफाई रखने की अपील की गई है। पिथौरागढ़ में पिछले 12 जून से स्वच्छता हफ्ता मनाया जा रहा है, जिस कड़ी में शनिवार को नगरपालिका परिषद पिथौरागढ़ के नेतृत्व में पिथौरागढ़ रामलीला मैदान में सिलथाम नया बाजार तक जागरूकता रैली निकाली गई, जिसको लेकर पालिका अध्यक्ष पिथौरागढ़ ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। नगर पंचायत बेरीनाग में तहसील प्रशासन की तरफ से स्वच्छता और जागरूकता अभियान चलाया गया। लक्सर में 26 जून के मौके पर होने वाली अंतर्राष्ट्रीय ड्रग्स दिवस के मौके पर चलाए जा रहे नशा विरोधी पखवाड़े के तहत अलग अलग इलाकों में जन जागरूकता नुक्कड़ सभाएं आयोजित की गईं, जिसमें ग्रामीणों को नशे के नुकसान की जानकारी दी गई। वहीं पुलिस क्षेत्र अधिकारी मनोज ठाकुर, कोतवाल प्रभारी निरीक्षक अमरजीत सिंह ने नशा मुक्त भारत जन जागरूकता अभियान की शुरुआत की है। कि अंतर्राष्ट्रीय ड्रग दिवस जो 26 जून को है, उसके परिप्रेक्ष्य में एक ये पखवाड़ा चलाया जा रहा है, जिसमें जन जागरूकता अभियान और जो हमारे एनडीपीएस संबंधी जो माल है उनका विनष्टीकरण की कार्रवाई की जाएगी। तो उसी के अंतर्गत ये जन जागरूकता कार्यक्रम किए जा रहे हैं, नुक्कड़ नाटक किए जा रहे हैं और जो माल नष्टीकरण की कगार पे हैं उन्हें चिन्हित करके रिपोर्ट। लक्सर के खानपुर थाना क्षेत्र के डेरियो गांव में अपने जीजा के यहां आई यूपी के बलिया की एक युवती के रेप का मामला सामने आया है। युवती का आरोप है कि उसके जीजा ने उसके साथ बलात्कार किया है और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। फिलहाल पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कल थाना खानपुर पे ये एक युवती द्वारा तहरीर दी गई कि जो उसके यहाँ डेरिया गांव में उसके जीजा रहते हैं, उनके जीजा द्वारा उसके साथ जो है शारीरिक शोषण किया गया। तो उस संबंध में थाना खानपुर पे धारा 376 में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और आज जो है उस युवती के बयान कराए जा रहे हैं, मेडिकल कराया जा रहा है, उसके बाद अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। लक्सर के पथरी थाने के बुकन्नरपुर गांव में एक शख्स ने अपनी पत्नी की गड़ासे से काटकर हत्या कर दी, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 18 घंटे के अंदर ही आरोपी पति को धर दबोच लिया। हत्यारोपी अपने गांव के जंगलों में छिपा हुआ था। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उसने पारिवारिक कलह की वजह से अपनी पत्नी की हत्या को अंजाम दिया है। फिलहाल पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। तो आपको बता दें, पति ने अपनी पत्नी को पारिवारिक कलह की वजह से गड़ासे से हत्या कर दी और हत्या करने के बाद आरोपी पति पास के गांव में जंगल में बैठ गया था, वहां पर छुप गया था। पुलिस ने उसको पकड़ लिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय के 10वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। वहीं इस दौरान पतंजलि योगपीठ के महामंत्री आचार्य बालकृष्ण भी संस्कृत विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल हुए। दीक्षांत समारोह में राज्यपाल ने छात्र छात्राओं को मेडल देकर सम्मानित किया। जय हिंद और नमस्कार। आज सचमुच एक बहुत ही शुभ दिन था, सौभाग्यशाली दिन था। आज संस्कृत विश्वविद्यालय के अंदर में 10वीं दीक्षांत समारोह को एक उत्सव की तरह, एक पर्व की तरह, एक सेलिब्रेशन की तरह मनाया गया। आज संस्कृत
के विषय के अंदर में कई संकल्प लिए गए और आज सच कहूँ तो बहुत ही अच्छा लगा कि हमारे 17 छात्र छात्राओं ने गोल्ड मेडल जीता और 17 ने पीएचडी की डिग्री और 1,500 से ज़्यादा ने आज संस्कृत विश्वविद्यालय का 10वां दीक्षांत समारोह है। संस्कृत संस्कृति का आधार है। संस्कृति से हम सबका अस्तित्व है। अपने अस्तित्व को बचाने के लिए, सनातन की प्रवाह को प्रवाहित करने के लिए संस्कृत का संरक्षण जरूरी है। संस्कृत का संरक्षण संस्कृत विश्वविद्यालय और उसमें पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के माध्यम से पूरे विश्व में पहुंचेगा। उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय इस क्षेत्र में बहुत ही प्रशंसनीय और बहुत उदात्त कार्य कर रहा है। उसी कार्य में देखिए, यूनिवर्सिटी स्टेट यूनिवर्सिटी है, लेकिन एक समस्या यहाँ पर यह है कि बच्चों को और हमारे प्रदेश में ना इसका प्रचार नहीं है, मतलब इट लैक्स पब्लिसिटी। तो सर्टेनली जो हमारे पब्लिकेशन डिपार्टमेंट है यूनिवर्सिटी का, उसको इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए कि थोड़ा पब्लिश करेंगे तो बच्चे ज़्यादा आएंगे। अभी छात्र संख्या बहुत कम है, तो नेचुरली एकेडमिक मतलब यहाँ पर बच्चों को इतना रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा है एकेडमी के उसके लिए, यूनिवर्सिटी के लिए। तो उस चीज़ पर अगर ध्यान देंगे तो मतलब बहुत अच्छा कुछ हो सकता है। यहाँ पे अभी रिसर्च भी स्टार्ट हो गई है इस सारे हिस्ट्री में यहाँ पर, तो यूनिवर्सिटी को इसी चीज़ पे काम करना है। बाकी बहुत अच्छा है, मतलब और स्टाफ की जरूरत है यहाँ पे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कांग्रेस के संगठन पर हमला करते हुए कहा, कांग्रेस का संगठन अस्तित्व में ही नहीं है। महेंद्र भट्ट ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि आज कांग्रेस में हर कोई प्रभारी बना हुआ है, हर कोई खुद का संगठन बना हुआ है। वहां पर हर कोई अपने आप को आगे रखने के लिए दूसरों को पीछे कर रहा है, तो ऐसे दल के साथ तो हमारी तुलना की ही नहीं जा सकती। आज करण महाराणे खुद के अस्तित्व के लिए लड़ रहे हैं। कांग्रेस का संगठनात्मक अस्तित्व कुछ नहीं है। जिनको प्रभारी पसंद ना हो, हर व्यक्ति दल का प्रभारी बना हुआ है, हर व्यक्ति की अपनी पार्टी है, हर व्यक्ति अपने को आगे रखने के लिए दूसरे को पीछे करने का एक माहौल बना के रखता हो, उस दल से हमारे दल की तुलना करना बेकार है। जहाँ तक करण मेहरा जी का, तो करण मेहरा जी अपने दल के अंदर ही संघर्ष कर रहे हैं, तो विस्तार करना तो दूर दूर तक मुझे नहीं लगता कुछ हो पाएगा। जितना है वही समेट लें। बहुत बड़कोट स्थित रामलीला मैदान में चल रही रामलीला मंचन के दौरान राम के पात्र ने स्वच्छता की शपथ दिलाई। ये दृश्य सबसे अलग था। दरअसल जहां नगर पालिका की तरफ से स्वच्छता को लेकर अलग अलग तरीकों से स्वच्छता की शपथ दिलाते हैं, कभी नुक्कड़ नाटकों के जरिए लोगों को स्वच्छता की शपथ दिलाई जाती है, कभी किसी और तरीके से, और अब राम लीला के पात्र श्री राम के जरिए शपथ दिलाई गई। हमारे बड़कोट नगर पालिका में जो है रामलीला चल रही है, तो हमने निवेदन किया था उनसे कि हमें भी 2 मिनट का टाइम दें, और उन्होंने दिया। उसके लिए धन्यवाद उनका, रामलीला समिति का। तो जो राम के पात्र है उनके द्वारा जो है एक स्वच्छता शपथ जो दिलाई गई है, जितने भी दर्शक लोग थे उन्होंने स्वच्छता शपथ ली है। और मैं आशा करता हूं कि जो है ये स्वच्छता जो शपथ है, इसको लोग जो है अपने से, अपने घर से, अपने मोहल्ले से जो जरूर इसका स्वच्छता का ध्यान रखेंगे। उत्तराखंड में गेस्ट टीचर्स लगातार सरकार से 365 दिन का मानदेय देने की मांग कर रहे हैं। ऐसे में लगातार आंदोलन की चेतावनी भी दे रहे हैं। वहीं शिक्षा विभाग के डीजी वंशीधर तिवारी ने इसको लेकर कहा कि शासन की तरफ से आदेश जारी किया गया है कि जितना काम शिक्षकों की तरफ से किया जाएगा उतना ही वेतन दिया जाएगा। गर्मियों की छुट्टी में भी समर कैंप लगाए जा रहे हैं, जिनमें गेस्ट टीचरों की ड्यूटी लगाई गई है। ऐसे में उन्हें इन दिनों का मानदेय दिया जाएगा। शासनादेश ये कहता है कि कार्य दिवस का ही भुगतान किया जाएगा, लेकिन हमारे कई जगह समर कैंप चल रहे हैं या शीतकालीन में भी हम लोग पढ़ाई कराते हैं, तो अगर इस अवधि में वो कार्यरत रहते हैं तो उसका भुगतान किया जाएगा। और फिलहाल देवभूमि समाचार में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।